हेलो प्यारे बच्चों। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग आज का जो टॉपिक है उसमें ये डिस्कस करेंगे कि जो सेकंड लॉ हमारे पास में होता है न्यूटन्स का, तो वो लॉ जो है वो हमारे पास में रियल लॉ कहलाता है। तो सेकंड लॉ में ऐसी क्या खासियत है कि जो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ में नहीं है, और क्यों जो है वो सेकंड लॉ हमारे पास में रियल लॉ कहलाता है। तो बेटा, सेकंड लॉ हमारे पास में ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज या एंड द मोशन टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सेकंड लॉ रियल लॉ इसलिए है क्योंकि जो सेकंड लॉ है उससे हम लोग फर्स्ट लॉ और जो थर्ड लॉ है वो डिफाइन कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि इजी लैंग्वेज में सेकंड लॉ के पास में वो पावर है या वो ताकत है जिससे वो फर्स्ट लॉ को और थर्ड लॉ को भी इजी तरीके से ये कह सकता है कि ये फर्स्ट लॉ डिफाइन हो गया और ये हमारे पास में थर्ड लॉ डिफाइन हो गया। खैर, हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट लॉ इज कंटेन इन द सेकंड लॉ। हम लोग ये जानते हैं कि सेकंड लॉ का जो एक्सप्रेशन था उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स था दैट इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन कराने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल था दैट वाज द फोर्स फैक्टर। एज द फोर्स वाज चेंजिंग, द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज आल्सो चेंजिंग। मान लीजिए किसी बॉडी के ऊपर हम लोग कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं करते हैं, मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो हम लोग ये कहेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ही नहीं करते बॉडी के ऊपर, तो उस बॉडी का जो एक्सेलेरेशन हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि यदि कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो एक्सेलेरेशन जीरो होगा, क्योंकि किसी प्रकार का एक्सेलेरेशन उसके अंदर होगा ही नहीं, और फोर्स की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो फोर्स की वैल्यू जीरो है और एक्सेलेरेशन जीरो है, लेकिन मास जो जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए मास को जीरो हम लोगों ने नहीं पुट किया है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि यदि किसी बॉडी के ऊपर हम लोगों ने फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो जो बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी। क्योंकि किसी भी बॉडी की जो पोजीशन चेंज होगी, तो पोजीशन चेंज होगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि द चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। And acceleration changing is responsible for force, and if the no force is applied on the body then means that means acceleration is zero। और acceleration जीरो मीन्स बॉडी जिस स्टेट में है, यदि वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी स्टेटमेंट है ये पहले लॉ की स्टेटमेंट थी, तो सेकंड लॉ से हम लोगों ने फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर लिया है। इसी प्रकार से हमारे पास में जो थर्ड लॉ है दैट एवरी एक्शन इज इक्वल टू द अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, वो हम लोग सेकेंड लॉ से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, देखिए, हम लोगों ने एक आइसोलेटेड सिस्टम माना। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स एक ऐसा सिस्टम जिसमें जिसका जो लीनियर मोमेंटम या जिस सिस्टम के अंदर एनर्जी कैन नॉट बी एंटर्ड दैट कैन नॉट बी रिलीज। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जो टोटली अनचेंजेबल है, जिसके अंदर यदि कुछ प्रोसेस हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड दैट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय आउटसाइड। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर होने वाला जो प्रोसेस है वो उसको बाहर होने वाले प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम माना जिसमें दो बॉडी है ए और बी, और मान लीजिए दोनों बॉडी जो है वो कोलाइड करती है। तो इन आइसोलेटेड सिस्टम लेट अस कंसीडर देयर आर द टू बॉडीज। सो लेट मी से दैट मेरे पास एक बॉडी एक ये है और एक बॉडी बी है। तो ये दोनों की दोनों बॉडी जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है, इस तरीके से। ठीक है, दोनों बॉडी एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है। दोनों बॉडी जो है ये एक दूसरे के अंदर कोलिजन करती है, दोनों बॉडी एक दूसरे के अंदर टकराएंगी, और टकराने के बाद में क्या होंगी, वो अलग हो जाएंगी। तो जो कोलिजन टाइम पीरियड होगा, देखिए दोनों बॉडी मूव कर रही है, टकराए और टकराने के बाद में अलग हो गई। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो टाइम पीरियड होगा कोलिजन का वो बहुत ही स्मॉल होगा, इतना स्मॉल होगा कि हम उसको मान सकते हैं डेल टी। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराएगी तो पहली बॉडी जो है दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी, और दूसरी बॉडी जो है पहली बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो लेट मी सी दैट ए बी दो बॉडी है जो आपस में टकरा रही है। तो बॉडी टू के ऊपर फोर्स लगा रहा है कौन, बॉडी वन, और बॉडी वन के ऊपर फोर्स लगा रहा है कौन, बॉडी टू।
लेकिन दोनों के दोनों जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट फोर्सेस हैं, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। यदि ये ए बॉडी जो एक्शन कर रहा है तो बी रिएक्शन कर रहा होगा, और जब बी एक्शन कर रहा हो तो ए हमारे पास में रिएक्शन कर रहा होगा, ठीक है। ओके, हम लोग ये जानते हैं कि जैसे उनके अंदर कोलिजन होगा तो उनका जो लीनियर मोमेंटम है वो हमारे पास में चेंज हो जाएगा। तो द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए दैट इज इक्वल टू F2 इंटू में डेल टी, क्योंकि ए का जो लीनियर मोमेंटम चेंज कराने के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, तो ए बॉडी के ऊपर बी बॉडी का फोर्स लगा है, मतलब F2 फोर्स लगा है, ठीक है। तो F2 इंटू में डेल टी द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, तो बॉडी बी का लीनियर मोमेंटम चेंज कराने के लिए बॉडी F1 का जो फोर्स है वो रेस्पॉन्सिबल रहता है, F1 इंटू में डेल टी। डेल जो है यहाँ पे वो ये इंडिकेट करता है कि जो कोलिजन हुआ वो बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के दौरान हुआ है, इसलिए मैंने उसको लिखा है डेल टी। ओके, क्योंकि हम लोग एक आइसोलेटेड सिस्टम मान के चल रहे हैं, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो टोटल कोलिजन होगा, ठीक है, या इस पूरे सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो हो जाएगा हमारे पास में फर्स्ट का लीनियर मोमेंटम प्लस का सेकंड का लीनियर मोमेंटम। तो फर्स्ट लीनियर मोमेंटम प्लस सेकंड लीनियर मोमेंटम दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो ये इस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो हम लोग सिस्टम मान के चलते हैं वो हमारे पास में आइसोलेटेड सिस्टम है। दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ना तो एंटर कर सकता है ना ही एमिट कर सकता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स एंटर और एमिट नहीं करेगा तो जो टोटल जो फोर्स होगा बिफोर और आफ्टर जो होगा वो दैट इज इक्वल टू जीरो, मीन्स नो चेंज इन द सिस्टम। तो यहाँ से F21 डेल टी इसको उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव, डेल टी से डेल टी कैंसिल, F21 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का F12। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं, जब ए ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन कर रहा है बी के ऊपर तो बी रिएक्शन दे रहा होगा उस टाइम पे, और जब बी एक्शन कर रहा हो तो ए उस टाइम पे रिएक्शन दे रहा होगा। दैट मीन्स F21 फोर्स ऑन 2/1 या फोर्स ऑन 1/2, दोनों के दोनों फोर्सेज के हमारे पास में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से। माइनस साइन जो वो ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में, और ये कौन कहता है हमारे पास में, थर्ड लॉ कहता है द एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट एंड इक्वल टू रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड लॉ से जो है हम लोगों ने थर्ड लॉ को डिफाइन कर दिया है। तो बच्चों हमने देखा कि जो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ जो है वो सेकंड लॉ से डिफाइन हो जाते हैं, इसलिए जो सेकंड लॉ है वो हमारे पास में रियल लॉ कहलाता है, ठीक है। ओके, एक डेरिवेशन देखिए जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। एलिवेटर को ही हम लोग लिफ्ट बोलते हैं, या फिर ये कहें कि लिफ्ट को एलिवेटर बोलते हैं। एपरेंट का मतलब होता है दैट मीन्स समथिंग जो हम लोगों को होना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस, हम लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई आपके पास में एक मैंने आपके हाथ पे एक वेट रख दिया, ठीक है, तो आपने एक्सपीरियंस किया कि आपके हाथ के ऊपर लगभग इतना वेट रखा हुआ है। फिर मैंने बोला कि आपके हाथ में मैंने एक दूसरा वेट रख दिया और पहले वाले को हटा दिया, तो आप लोग बोलोगे कि भाई पहले वाला जो था वो हल्का था या पहले वाला जो था दूसरे कंपैरिजन में भारी था या हल्का था। तो यहाँ पे क्या किया आपने, आपके हाथ पे उस वेट को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। ओके, तो जो वेट है वो एक्सपीरियंस किया जाता है, और वेट कैसे बनता है वो एक छोटा सा हमारे पास में कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम लोग समझ सकते हैं, या यहाँ पे देख लेते हैं कि जो वेट है वो कैसे बनता है। क्योंकि अभी तक जो हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि W इज इक्वल टू mg होता है, और ये जो है कुछ हद तक बिल्कुल सही भी है कि W इज इक्वल टू mg होता है, लेकिन राइट मायने में हम लोग ये समझते हैं कि वेट बनता कैसे। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक पर्सन है, इस पर्सन का एक मास होगा, तो इस पर्सन का जो मास है हमारे पास में दैट इज इक्वल टू m, ठीक है। ये जो पर्सन है, ये पर्सन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, तो यदि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो कितना फोर्स लगाएगा, तो आंसर है ये g के इक्विवेलेंट फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो g मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास में है 10, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस आदमी के द्वारा या इस पर्सन के द्वारा
टोटल जो फोर्स लगाया जाएगा या टोटल अर्थ सरफेस के ऊपर जो एक्शन किया जाएगा वो एक्शन हो जाएगा हमारे पास में W इज इक्वल टू एम जी, मास इंटू में ग्रेविटेशन। तो यहाँ से जो W इज इक्वल टू एम जी है ये उस व्यक्ति का वेट बन जाएगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये उसने एक एक्शन किया है, तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग यदि एक एक्शन हुआ तो इसके अपोजिट डायरेक्शंस में हमारे पास में एक रिएक्शन भी होना चाहिए। तो इस जी के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास में एक रिएक्शन होगा जिसको हम लोगों ने लिखा है आर। तो ये जो आर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं रिएक्शन, ये आर कितना है इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों ने एक्शन कितना किया। तो जितनी ज़्यादा आर की वैल्यू होगी हमारे पास में उतना ही उस पर्सन का वेट होगा। फिर से, क्योंकि हमारे द्वारा जो आर है वो फील नहीं किया जाता है, क्योंकि कंटिन्यूसली जो हम लोग जब से हम लोगों ने जन्म लिया तब से अर्थ जो है, अर्थ का जो सरफेस है वो हम लोगों के ऊपर एक रिएक्शन कर रहा है। मतलब एक कंटिन्यूसली हम लोगों के जो बॉडी है उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, पैरों के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स को हम लोगों ने बोला है रिएक्शन, और उस रिएक्शन को हम लोग मेजरमेंट फील नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो कंटिन्यूसली तब से हम लोगों ने जन्म लिया तब से लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो आर है वो हमारे पास में रिएक्शन है, और वो जो रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ आवर बॉडी। तो यदि ये जो आर है ये आर हमारे पास में कम होगा तो हम लोग ये कहेंगे कि हमारी बॉडी का जो वेट है वो कम हो रहा है। यदि ये आर हमारे पास में ज़्यादा होगा तो हम ये कहेंगे हमारी बॉडी का वेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आर इंक्रीज और डिक्रीज किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? तो आंसर ये आर इंक्रीज और डिक्रीज जी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि जी में से कुछ घट रहा होगा तो हम बोलेंगे कि आर की वैल्यू कम और ज़्यादा हो रही, तो हमारी बॉडी का जो वेट है कम और ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यदि ओके हमारी बॉडी का जो वेट है कम और ज़्यादा हो रहा है, तो व्हाट वी कैन से दैट कि रिएक्शन इज द मेन कॉज विच एक्सपीरियंस बाई आवर बॉडी, की हमारी बॉडी का वेट कितना है। तो हमेशा याद रखना कि रिएक्शन जो है वो एक्सपीरियंस कराता है कि हमारी बॉडी का वेट कितना है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके अंदर ये बहुत काम आने वाला है। ओके, देखिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और इन एलिवेटर। तो मान लीजिए एक पर्सन है जिसका मास m है और वो एक लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है। उस पर्सन का जो एक्चुअल वेट है, मान लीजिए आर की वैल्यू जो है हमारे पास में mg है, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि जितना एक्शन हो रहा है उतना रिएक्शन हो रहा है। तो आर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास में? mg इक्वल आ जाएगा, क्योंकि mg इधर है और r जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो r इज इक्वल टू mg। इसी को मैं दूसरे वर्ड्स में लिख सकता हूँ r माइनस का mg इज इक्वल टू 0, क्योंकि r और mg के दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया हुआ है। ठीक है, ओके। तो मान लीजिए उस पर्सन का जो एक्चुअल वेट है वो है mg। ठीक है, जो mg वेट है वो हमारे पास में डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शंस में एक रिएक्शन हो रही है दैट इज इक्वल टू r। अब ये जो mg और r दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं वो हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, ओके। केस फर्स्ट लेते हैं हम लोग, जब हमारे पास में लिफ्ट जो है वो रुकी हुई है। तो यदि हमारे पास में लिफ्ट रुकी हुई है तो ये हमारे पास में एक सिचुएशन है, एक पर्सन है जिसका मास m है, उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू mg। mg के एक्शन हुआ है तो उसके अपोजिट डायरेक्शंस में एक फोर्स लग रहा है, सॉरी एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू r। और ये जो r है ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो वेट है या हम लोग कितना वेट एक्सपीरियंस कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू r। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे यदि लिफ्ट हमारे पास में स्टेशनरी है तो ए की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 0। नेट फोर्स ऑन द पर्सन, इस इंसान के ऊपर जो टोटल फोर्स हो कितना लगता है। तो नेट फोर्स का मतलब ये है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विच आर अप्लाइंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं, उन सब फोर्सेस का सम जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड नेट फोर्स। तो इस पर्सन के ऊपर जो टोटल फोर्सेस जो कितने लग रहे हैं
तो आंसर है इसके ऊपर एक जो है आर नाम का रिएक्शन हो रहा है और एक एम जी नाम का जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और आर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। क्योंकि आर और एम जी यहाँ पे दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और दोनों का फोर्सेज जो है वो इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आर माइनस का एम जी। तो यहाँ पे एम जी का माइनस ये इंडिकेट करता है कि वो आर के अपोजिट डायरेक्शन में इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो जीरो इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट कंडीशन में। यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पर्सन के ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं है। तो ये इस चीज़ का प्रूफ है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो नेट फोर्स और ऑब्जेक्ट का जो है वो कितना है, जीरो। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में एम जी। ठीक है, ओके। तो दैट मीन्स इस पर्सन का जो एक्चुअल वेट है वही वेट जो है इस पर्सन के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा रहा है। अभी उसके द्वारा एक्सपीरियंस किए जाने में और उसके एक्चुअल वेट में किसी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ है। सेकंड सिचुएशन लेते हैं, व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग अप विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब ये लिफ्ट जो है ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अभी ये जो पर्सन है जो इस लिफ्ट के अंदर खड़ा है, तो जब लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में ऊपर जा रही है तो जो पर्सन है वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा होगा। तो जो पर्सन के ऊपर जो पर्सन का जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास में हो जाएगा ए। अब ये जो एक्सेलरेशन बना होगा तो हम लोग ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन किसकी वजह से बना होगा, तो आंसर फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन बना होगा। और फोर्स के न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो मास किसका, पर्सन का, एक्सेलरेशन किसका, पर्सन के साथ में। और एक्सेलरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, फोर्स इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एक्सेलरेशन इन द ऑन द पर्सन। ठीक है, नेट फोर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो पर्सन के ऊपर लग रहा है फोर्स, टोटल नेट फोर्स। तो एक फोर्स जो है इस पर्सन के ऊपर लग रहा है, एक फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। क्योंकि लिफ्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए कहीं ना कहीं आर की जो वैल्यू है वो हम लोग कैपिटल मतलब ग्रेटर देन मान लेते हैं किससे, एम जी से। ठीक है, तो यहाँ से आर माइनस का एम जी आ जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा सकते हैं, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एम ए आर माइनस का एम जी। ये जो आर है मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जो रिएक्शन फोर्स है वही हमारे द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स है कि हमारी बॉडी का वेट कितना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से यदि हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में एम जी प्लस का ए। मतलब कि यहाँ पे जो एम जी वेट ऑफ द बॉडी है उसमें लिफ्ट के ऊपर मूव करने के कारण ए नाम का एक्सेलरेशन ऐड हो गया। मतलब कि जो आर था, मतलब कि एक्सपीरियंस ऑफ ए वेट बाय ए पर्सन, उसमें एक्चुअल वेट जो था एम जी उसमें समथिंग इज गोइंग टू बी ऐड। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो पर्सन जो है वो अपने एक्चुअल वेट से थोड़ा सा ज़्यादा वेट जो है उसको एक्सपीरियंस से करता है। ठीक है, नेक्स्ट केस, जब लिफ्ट जो है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में डाउनवर्ड डायरेक्शंस में आ रही है, मतलब कि नीचे की डायरेक्शंस में आ रही है। तो जब लिफ्ट हमारे पास में नीचे की डायरेक्शंस में आएगी तो जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी बन जाएगी कि यहाँ से एम जी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लगा हुआ है, एम जो है मास ऑफ ए पर्सन है, आर जो है अपवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है और जो एक्सेलरेशन हो रहा है लिफ्ट का वो हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। तो यहाँ से नेट फोर्स की बात करते हैं। तो एम जी यहाँ पे ग्रेटर देन मान लिया क्योंकि लिफ्ट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और आर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने लिखा एम जी माइनस का आर। पर्सन के ऊपर एक एक्सेलरेशन फोर्स काम कर रहा है तो एफ की जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, आर जो हमारे पास में एक एक्सपीरियंस फोर्स है जो कि ह्यूमन बॉडी का वेट बनाता है, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी माइनस का ए। मतलब कि यहाँ पे उस पर्सन का जो एक्चुअल वेट था उसमें से लिफ्ट के डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन करने के कारण समथिंग इज गोइंग टू बी सब्ट्रैक्ट। तो यदि सब्ट्रैक्ट करेगा तो उस पर्सन को अपने एक्चुअल वेट से ये कह सकते हैं कि उस पर्सन को अपना जो एक्चुअल वेट है उससे उसको जो वेट फील होगा या जो वेट वो एक्सपीरियंस करेगा वो कम वेट एक्सपीरियंस करेगा, मतलब उसको खुद को अपनी बॉडी जो है वो हल्की लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से पढ़ी, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो उसको अपनी बॉडी के से वेट से ज़्यादा वेट फील होगा और जब लिफ्ट नीचे आएगी तो उसको अपनी बॉडी के वेट से कम वेट जो है वो फील होगा।
अगला देखिए, मान लीजिए जो लिफ्ट जिस डोरी के ऊपर या जिस रस्सी के ऊपर या जिस तार के ऊपर चल रही है, और वो जो रोप है वो हमारे पास में टूट जाती है फॉर एग्जांपल। तो यदि रोप हमारे पास में टूट जाएगी, तो जो ए है, जिस एक्सेलरेशन के साथ हम लोग लिफ्ट को ऊपर और नीचे कर रहे हैं, तो जो रोप जो टूट जाएगी तो ए इज इक्वल टू कन्वर्ट हो जाएगा जी में, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल टू हो जाएगा ग्रेविटी के बराबर। तो ये बन जाएगा ए जो है बन जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो यदि ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा, तो यदि हम लोग इस इक्वेशन के अंदर या हमारे पास जो पीछे वाली इक्वेशन है उस इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू जी पुट करते हैं, तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में जी माइनस का जी, मतलब आर इज इक्वल टू जीरो। और आर जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये किसी भी बॉडी का जो वेट एक्सपीरियंस किया जाता है वो दैट इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे जो आर है वो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में जीरो। दैट मीन्स यहाँ पे जो बॉडी है वो अपने आप को जीरो वेट फील करेगी, मतलब कि उस बॉडी का या उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो जीरो हो जाएगा। और इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं वेटलेसनेस कंसेप्ट, ठीक है। तो जब एक लिफ्ट की रोप टूट जाएगी तो वो उस पर्सन का वेट जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और वो उसके द्वारा जो वेट जीरो हो जाएगा तो उसके द्वारा जो लगाया गया जो फोर्स है, ठीक है, वो कम्प्लीटली नेग्लिजिबल माना जाएगा। ओके, एक और केस देखिए, मान लीजिए जो एक्सेलरेशन है लिफ्ट का वो हमारा जो जी है उससे भी ज़्यादा हो जाए, तो एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी। तो इस केस में जो ए की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी। मान लीजिए ए की वैल्यू हमारे पास में 20 है और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू हम लोग 9.8 की जगह 10 मान लेते हैं। तो आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास में, क्योंकि ए की वैल्यू 20 है इसलिए, और जी की वैल्यू हम लोगों ने 10 मानी, इसलिए आर की वैल्यू जो हमारे पास में नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जो नेगेटिव है ये इंडिकेट करेगा कि जो लिफ्ट है वो तो हमारे पास में 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के हिसाब से नीचे आ रही है, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है वो, सॉरी, जो एक्सेलरेशन हो रहा है उस लिफ्ट के अंदर वो हमारे पास में हो रहा है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो यहाँ पे जो वेट होना चाहिए वो उस पर्सन का वो नेगेटिव हो जाएगा। और हम लोग ये जानते हैं कि वेट तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं, क्योंकि मास जो है वो कभी भी नेगेटिव में काउंट नहीं होता है। तो फिर ये कैसा पॉसिबल है? तो आंसर है कि इसको हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक पर्सन है जिसका मास m है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। तो जब यहाँ पे यदि a की वैल्यू 20 है और g की वैल्यू 10 है, तो g जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से नीचे एक्सेलेट कर रहा है, और a जो है वो 20 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के हिसाब से नीचे एक्सेलेट कर रहा है। क्योंकि a की वैल्यू ज़्यादा है और g की वैल्यू कम है, तो ये जो लिफ्ट है ये ऊपर से फोर्स लगाएगी और इस पर्सन के सिर पे आके, ये जो इसकी जो छत है लिफ्ट की, ये इस पर्सन के सिर पे आके टिक जाएगी, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है वो 20 है और जो पर्सन के द्वारा जो एक्सेलरेशन लगाया जा रहा है अर्थ सरफेस के ऊपर या लिफ्ट के सरफेस के ऊपर वो हमारे पास में 10 है। तो दोनों के जो बीच का गैप है, क्योंकि ये 20 के स्पीड के साथ बढ़ रहा है और ये 10 की स्पीड के साथ बढ़ रहा है, तो 20 वाली स्पीड ज़्यादा होगी, दोनों की स्पीड के बीच में डिफरेंस है 10 का, इसलिए ये 10 की स्पीड के साथ मूव करेगा और ये जो छत है ये इसके पर्सन के साथ में, पर्सन के छत पे, पर्सन के सिर पे जो है इस लिफ्ट की जो छत है वो आके टकरा जाएगी, ठीक है। या इसी को हम लोग दूसरे वर्ड्स में कहें कि पर्सन जो है वो ऊपर उठेगा और लिफ्ट की छत से जाके टकरा जाएगा, ठीक है। कब? जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स ए इज ग्रेटर देन जी। तो ये हमारे कुछ 4-5 केसेस हैं लिफ्ट के केस में कि पर्सन को कब अपना वेट जो है वो हल्का फील होता है, कब अपना वेट जो उसको जीरो फील होता है, और कब उसको वेट अपना भारी फील होता है, कब उसको एक्चुअल वेट जो है उसका वही उसको फील होता है। तो इनको आप समझिए, अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए आप इन सबको पढ़ सकते हो।